ठीक है, बताइए लास्ट पॉइंट हम लोग क्या पढ़े थे? शेड्यूलिंग पढ़ रहे थे। शेड्यूलिंग में क्या पढ़े थे? शेड्यूलिंग में क्या बताए थे, बताइए। शेड्यूलर क्या होता है बता दिए थे। शेड्यूलर क्या होता है बता दिए थे। टाइप्स ऑफ शेड्यूलर लिखवाए थे उसके बारे में? नहीं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ऐसा कुछ नहीं लिखवाए थे। एडजस्ट हो गए आप लोग, तो हम शुरू करें। ठीक है, देखिए हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ रहे थे शेड्यूलर के बारे में। ठीक है, प्रोसेस पढ़े थे, प्रोसेस के बाद क्या पढ़े, थ्रेड पढ़े, थ्रेड के बाद क्या पढ़ रहे थे, शेड्यूलर, और उससे संबंधित जो एल्गोज हैं, एल्गोरिदम्स हैं, वो हमको जानना था। तो 2 मिनट पहले रिकैपिचुलेट कर लेते हैं कि पहले क्या पढ़े थे, फिर वापस आएंगे। शेड्यूलर क्या होता है, तो आपको बताए थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का, या कह सकते हो ऐसा प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सेलेक्ट करता हो व्हाट हैज टू बी परफॉर्म्ड नेक्स्ट, व्हाट हैज टू बी परफॉर्म्ड नेक्स्ट, अगला क्या परफॉर्म करना है या अगला क्या परफॉर्म होगा, उस चीज के बारे में जो देखे बताए, उसे हम क्या कहते हैं, शेड्यूलर कहते हैं। शेड्यूलर जो होता है वो 3 तरीके का होता है। पहला जो होता है वो होता है क्या, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, दूसरा क्या होता है मीडियम, और तीसरा क्या होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। वैसे हम एक गलती कर बैठे हैं, पहला होता है, अगर आप बुक में देखेंगे ना क्रोनोलॉजी, तो पहला होता है शॉर्ट टर्म, दूसरा होता है लॉन्ग, तीसरा लिखते हैं मीडियम। बुक में यही क्रोनोलॉजी है, तो उस बुक के अकॉर्डिंग आप फॉलो करेंगे तो यही होगा। तो मेरे से गलती ये हो गई, वैसे सही है, आप तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम। अब ये काम कैसे करता है, देखिए ये तो हम समझ चुके हैं कि हमारा डेटा जो है वो कहाँ पर आता है, प्रोसेसर में प्रोसेस होने के लिए आता है। डेटा हमारा कहाँ पर आता है, प्रोसेसर में प्रोसेस होने के लिए आता है। 2 तरीका समझिएगा। पहला तरीका क्या हो सकता है, पहला तरीका हो सकता है कि भैया एक क्यू है, बताए थे पिछले क्लास में आपको क्यू के बारे में, क्यू के बारे में बताए थे ना। तो मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, क्यू में लगा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्यू में लगा है, एक के बाद एक जा रहा है प्रोसेसर में। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि एक बड़ा सा पूल है, स्विमिंग पूल, आजकल बड़ा फेमस गाना भी चल रहा है वो स्विमिंग पूल वाला, सुने हैं आप लोग? हाँ ठीक है, तो क्या है, मान लीजिए बहुत सारा काम पड़ा है एक स्विमिंग पूल में, आप लोग भी रील्स बना रहे हैं उस पे, ठीक है कोई बात नहीं। तो दूसरा क्या हो सकता है कि बहुत सारा, एक बड़ा सा पूल है, उसमें बहुत सारा डेटा पड़ा है, और उसमें से कोई भी डेटा रैंडमली सेलेक्ट होकर चला जा रहा है। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है बेटा, तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि हमारे पास डेटा रखा है, ये हमको नहीं पता है कि वो पूल में है या क्यू में है। हो क्या सकता है कि डेटा यहां प्रोसेसर में एक के बाद एक जा रहा हो, जैसे आप थोड़ा सा और टिपिकल अगर हो जाए तो 1 2 3 4, पहला वाला प्रोसेसर में गया, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि भैया पहले वाले को निकाल कर फेंक दिया गया, कहां पे, मेमोरी में, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रजिस्टर। वेरी गुड, कहां फेंक दिया, रजिस्टर में, टेम्पोररी मेमोरी में, और अचानक से चौथे वाले को उठाकर ले आया। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं स्वैपिंग, पढ़े होंगे आप लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वैपिंग। स्वैपिंग का मतलब क्या हो गया कि भाई पहले वाले को उठाया,
और फेंक दिया, कहीं रख दिया रजिस्टर में, और बाकी जो दूसरा काम हमें ज़रूरत पड़ा उसको हम लोग लेकर आए। यही 3 जो होता है उसको हम लोग शेड्यूलर कहते हैं। ये जो क्यू में चल रहा है उसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर्स। क्या बोलते हैं हम लोग? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि सारा डेटा किस में लगा है? क्यू में लगा है। बस में आप लोग भी चढ़ते होंगे तो देखे होंगे, लाइन से खड़े रहेंगे तो जल्दी चले जाएंगे, और अगर एक साथ झुंड में खड़े हैं तो भैया इधर से भी चढ़ने की कोशिश हो रही है, उधर से चढ़ने की कोशिश हो रही है, और जो कुंभ 12 साल पे आ रहा है वो कुंभ हर 12 मिनट पे आ जा रहा है। यही ना होता है स्टेशन पे? अरे यही ना हो रहा है स्टेशन पे। आप लोग भी तो ट्रेन में जाते ही होंगे, अभी छुट्टी होगी तो आप सब जाएंगे। अच्छा, तो जब वो कुंभ वाले हालात हो जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म पे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर्स। जहां पे बहुत सारा डेटा है अफरा तफरी मचाया जाने के लिए, और जहां पर स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट है, एक रुकेगा दूसरा जाएगा, वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं? उसको मीडियम शेड्यूलर्स। क्लियर है? समझ रहे हैं मेरी बात? तो सबसे फास्ट कौन काम करेगा? शॉर्ट, मीडियम या लॉन्ग? शॉर्ट। क्यों? क्योंकि डेटा किस में होता है? डेटा किस में होता है? क्यू में। कौन सा शेड्यूलर जो होता है वो स्वैपिंग के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है? शॉर्ट, मीडियम। मीडियम जो होता है वो किसको फॉलो करता है? स्वैपिंग के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। और जो लॉन्ग होता है वो क्या होता है? पूल के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, जहां पे रश क्या होता है? ज्यादा होता है। इससे क्या होगा कि हमारा इनपुट आउटपुट प्रोसेसर का, या इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेसर्स की आवश्यकता क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर है? समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो जरा नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, शेड्यूलर। टाइप्स ऑफ शेड्यूलर लिखवाए थे, लिखिएगा तब हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ शेड्यूलर। टाइप्स ऑफ शेड्यूलर लिख लीजिए। लिखवा दिए थे तो शॉर्ट, अच्छा ठीक है, तो हेडिंग डालिए शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर लिखेंगे। पहला पॉइंट, इट सेलेक्ट्स the process for the processor. It selects the process for the processor from the queue. It selects the process for the processor from the queue. कहाँ सेलेक्ट करता है? क्यू। अब आपके मन में बन रहा होगा कि सर ये क्यू बनता कहाँ है? तो क्यू बनता है मेमोरी में। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए मेमोरी। क्यू बनता कहाँ है? मेमोरी, MEMORY, मेमोरी में बनता है। नेक्स्ट लिखेंगे शॉर्ट टर्म के बाद लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर में लिखेंगे, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर में लिखेंगे it selects the process from the process pool. 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 POOL, pool मतलब क्या हो गया? झुंड, समूह, इकट्ठा, गुच्छा। नेक्स्ट लिखेंगे, बीमार पड़ जाएंगे आप, बंद कर दीजिए। नेक्स्ट लिखेंगे selected processes are loaded। उसी लॉन्ग टर्म शेड्यूलर में selected processes are loaded into memory for execution. Selected processes are loaded into memory for execution.
नेक्स्ट लिखेंगे इट कंट्रोल्स द नंबर ऑफ processes. It controls the number of processes in memory. It controls the number of processes in memory at a time. At a time. At a time. Last point लिखोगे. It selects the mixture of input output bound. It selects the mixture of input output bound, bound bound, पढ़ाए थे input output bound and processor bound processes and processor bound processes and processor bound processes and processor bound processes. लिख लिए. नेक्स्ट लिखेंगे आप, क्या बचा हमारे पास, मीडियम. लिखेंगे आप मीडियम टर्म शेड्यूलर. लिखेंगे इसमें समटाइम्स द processes are removed from the processor and kept in the memory. मेमोरी का मतलब क्या हो गया, डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, जो भी है आपके कंप्यूटर में. तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा डिस्क, या रैम हो सकता है, रजिस्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो मेमोरी मतलब डिस्क, कुछ भी हो सकता है. नेक्स्ट लिखिएगा इसी पॉइंट में, टू रीइंट्रोड्यूस देम we again use medium schedulers. We again use medium term scheduler. लास्ट पॉइंट लिखेंगे, द होल प्रोसेस इज कॉल्ड स्वैपिंग. 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 फुल स्टॉप डाल लीजिएगा, लिखिएगा स्वैपिंग हेल्प्स अस टू फ्री द मेमोरी. स्वैपिंग हेल्प्स अस to free the memory. Swapping helps us to free the memory. Swapping helps us to free the memory. Swapping helps us to free the memory. स्वाभाविक सा बात है. क्यों मदद करता है? क्योंकि भैया डिस्क से उठाया प्रोसेसर में डाल दिया, प्रोसेसर से उठाया डिस्क में डाल दिया, तो जगह क्या होने लगता है, खाली हो जाता है. समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? अरे यस नो बोलिए. बहुत लोग आपस में ही व्यस्त हैं, कह रहे हैं कुछ लोग लिखवाते बहुत हैं, ये तो लिखना तो थोड़ा पड़ेगा. नहीं लिखेंगे तो कैसे काम चलेगा. आप लोग गायब हो गई थी पिछले 2 दिन से, तो नहीं देखे आप लोगों को. क्यों? बाहर कहाँ, सड़क पे? तो शहर से बाहर. किस शहर गई थी आप लोग? अच्छा, आप लोग दोस्तों को अटेंड कर रहे थे, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्लासेस मिस करके अटेंड करना अच्छी बात नहीं है. आपको पहले दिन देख रहे हैं, इतने दिन तक मेरे साथ नए हैं कि यहाँ नए हैं? तो बाकी दिन कहाँ थे आप? आप किस कॉलेज से हैं? किस कॉलेज से हैं? अच्छा, आरजीयू से तो बच्चे और भी हैं. आपका कौन सा सेमेस्टर है? 4th सेमेस्टर है आपका, ठीक है, 4th परसुइंग. आप भी नहीं थे बहुत दिन से. आप कहाँ चले गए थे? मैच वाली टीम में आप भी थे? अच्छा, ठीक है. खैर,
तो वापस आते हैं हम लोग, शेड्यूलर बताए। अब देखिए होता क्या है, अभी थोड़ी देर पहले आपसे बता रहे थे कि ये जो शेड्यूलर होता है, वो शेड्यूलर का काम क्या होता है, प्रोसेस को शेड्यूल करना। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, होता कहाँ पर है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या होता है, शेड्यूलर। और शेड्यूलर क्या करता है, हर प्रोसेस को शेड्यूल करता है। एक लाइन में अगर लिखना हो तो हम आपको ऐसे लिख सकते हैं, ओएस होता है, इसके अंदर एक प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, शेड्यूलर। और शेड्यूलर क्या करता है, प्रोसेस को शेड्यूल करता है। अब समस्या ये आती है कि बेटा शेड्यूलर कैसे शेड्यूल करेगा, उसके लिए भी तो कोई फॉर्मूला होना चाहिए। तो शेड्यूल करने के लिए हम लोग ये पढ़े कि 3 तरीके का शेड्यूलर होता है। पहला आप क्या पढ़े, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग, 3 तरीके का शेड्यूलर होता है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि भैया ये शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग डिसाइड कैसे होगा, करेगा कौन। तो इसी के लिए हम लोग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का यूज करते हैं। तो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्या होता है, तो आपको बता दे, जैसे मैथ्स में कॉन्सेप्ट होता है एडिशन का, फॉर्मूला होता है, ठीक उसी तरीके से किस काम को छोड़ना है, किसको उठाना है, इसके लिए भी हमारे पास पहले से कुछ फॉर्मूलाज लिखे हैं, कुछ सिंटेक्स लिखा है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। इस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम पे 2 तरीके का क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन जो होगा वो आपके थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट पे बनेगा, जो आपको हम बताएंगे भी। और दूसरा, इस एल्गो से मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी पूछे जाते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी पूछे जाते हैं। तो एक आप सबसे कॉमन हम जानना चाहेंगे, कितने लोग इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सॉल्व कर पाओगे। अगर हम आपसे एक क्वेश्चन दे दें और बोले कि भैया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गो का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो कितने लोग कर लेंगे। एक आदमी है, ठीक है, 2 आदमी, यानी इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन पढ़ाना पड़ेगा बेसिक, यानी थोड़ा सा ना, तभी ना करेंगे आप लोग। तो खैर आप लोग ये मन बनाकर चलिए कि हम लोग को यहाँ 2 चीज़ जानना है। पहला क्या हो गया, थ्योरी, और दूसरा क्या हो गया, न्यूमेरिकल्स, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व करना। क्योंकि क्वेश्चन जब बनता है तो दोनों से बनता है, और इसी को अगर हम लोग जोड़ दें किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ, इसी को हम लोग जोड़ दें किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ, तो हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट बनकर आएगा, और उसी को हम लोग कह सकते हैं कि वो डेटा स्ट्रक्चर बन गया है। तो डीएस तो आप लोग पढ़े होंगे या पढ़ रहे होंगे, तो C++ हमको पढ़ाना नहीं यहाँ पे, तो हम डीएस के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये तीसरा टॉपिक अपने आप एलिमिनेट हो जाता है आपका। तो हमारे पास बचा क्या, 2, थ्योरी और कैलकुलेशंस। तो पहले थ्योरी में लिख लो कि शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होता क्या है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन डालिए, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, या उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका इस्तेमाल सीपीयू में करते हैं, तो आप पूरा लिख सकते हो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। ठीक है, पहला लिखेंगे आंसर, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स डिसाइड, scheduling algorithms decide which of the process from the ready queue, which of the process from the ready queue has to be allocated to the CPU, has to be allocated to the CPU. Has to be allocated to the CPU. लिख लिया यहाँ पे,
अब देखिए, अब शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स, इसकी बात करें, आप लोग थोड़ा सा अगर शांति से सुनेंगे तो हम बोल पाएंगे। भाई साहब कहाँ चले गए? ठीक है, हाँ, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स की बात कर रहे थे। तो आप अपने से ही बता सकते हैं कि कितने टाइप का होता है। अगर हम 2 मिनट चर्चा करें तो शायद आप में से बहुत लोग बता देंगे। अभी थोड़ी देर पहले इस पुराने डायग्राम को आप देखेंगे तो आपको हम क्या बताए जब इसको बता रहे थे, तो यहाँ पे लमसम आपको हम यही बताएं, अगर ऐसा कंक्लूजन हम ये निकालें तो हम आपको लमसम यही बताएं कि एक ऐसा है एल्गोरिदम जहां पे प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, यानी ये प्रोसेसर है। पहला कॉन्सेप्ट आपको हम ये बताएं यहाँ पे कि भैया आप यहां से प्रोसेसर में एक इंस्ट्रक्शन डाले, क्या हुआ, तो ये प्रोसेसर इसको पूरा नहीं किया, क्या किया, निकाल कर बाहर रख दिया, कहां पे, रजिस्टर में। बोला ठीक है तुम्हें बाद में देखेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको हम क्या बताएं, तो दूसरा कॉन्सेप्ट ये बताएं कि हमारा डेटा था कौन से फॉर्म में, क्यू के फॉर्म में। एक गया, प्रोसेस हुआ, आउटपुट आया, फिर दूसरा गया, प्रोसेस हुआ, आउटपुट आया, तीसरा गया, प्रोसेस हुआ, आउटपुट आया, चौथा गया, प्रोसेस हुआ, आउटपुट आया। यही ना बताएं। इसी आधार पे हम लोग एल्गोरिदम को 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला जो होता है वो कहलाता है प्री एम्प्टिव एल्गोरिदम। उसका बेस्ट एग्जांपल यही है, क्या बोलते हैं उसको, प्री एम्प्टिव एल्गोरिदम, कि बिना टास्क कंप्लीट किए दूसरे टास्क पर चला गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री एम्प्टिव एल्गोरिदम। सुने होंगे आप लोग इसके बारे में। अब प्री एम्प्टिव के अंदर 3 चीजें आती हैं। सार्टन सुने होंगे आप लोग, सुने हैं आप लोग, सुने हैं सब लोग, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट। दूसरा आप लोग सुने होंगे राउंड रॉबिन, कई बार हम भी चर्चा की है इसके बारे में। और नेक्स्ट आप पढ़े होंगे या सुने होंगे प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग, मतलब जो काम जरूरी है उसको करना है, या जिसको जरूरी नहीं उसको क्या करना है, हटा देना है। इसी प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग को हम लोग एक दूसरे नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं इवेंट बेस्ड ड्रिवन। क्या बोलते हैं, इवेंट बेस्ड ड्रिवन। दूसरा जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, नॉन प्री एम्प्टिव। नॉन प्री एम्प्टिव, नॉन प्री एम्प्टिव का मतलब क्या होता है, तो नॉन प्री एम्प्टिव का मतलब यही होता है, थोड़ी देर पहले आपको जो बताएं, क्यू में गया, एक एक एग्जीक्यूट होगा और फिर क्या आएगा, बाहर आएगा, यानी एग्जीक्यूशन टेक्स प्लेस वन आफ्टर दी अनदर, एक के बाद एक जब एग्जीक्यूशन चलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन प्री एम्प्टिव। इसमें 2 चीजें हैं, SFCN सुने हैं, अरे भैया शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, सुने हैं इसके बारे में, सब लोग जानता होगा। और दूसरा आप इसमें सुने होंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो आपको अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 5 एल्गो जानना है। और इसी 5 एल्गोरिदम्स पे आपको कैलकुलेशन भी सीखना है। समझ रहे हैं मेरी बात, यस नो तो बताइए।
ये बिरला वाली मैडम नहीं बोलती हैं एकदम, लगता है आपका कोई फ्रेंड यहाँ नहीं है। बोला करिए, बोलिए। मैडम को देखते हैं तो मैडम को देखकर एकदम मायावती की याद आती है। जैसे मायावती बोलती थी तो चुप रहती थी, फेस से आप नहीं समझ पाएंगे कि क्या आप बोलना चाहती हैं। नहीं, मनमोहन सिंह तो पुरुष थे, तो हम मैडम से नहीं कंपेयर कर सकते। वैसे हमारे क्लास में भी हम इनको मनमोहन सिंह मान सकते हैं। भाई साहब कभी नहीं बोलते, देखिए आज मुस्कुरा रहे हैं, तो इनके लिए हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री विल बी काइंडर टू यू। तो कम से कम बोला करिए। और राहुल गांधी तो इस क्लास में बहुत हैं, हमेशा बोलते रहते हैं। अब कुछ लोग मोदी जी हो गए, बस आते हैं फोटो खिंचवाए, हाँ बस अब प्रेजेंट हैं हम लोग, बाकी बाहर नहीं। देखिए हम किसी नेता की बुराई नहीं कर रहे हैं, ना तारीफ करें। देखिए हो सकता है कि कल कुछ लोग आके हमें यहाँ से उठा के फेंक दे नीचे, तो हमें अपने जीव का बहुत डर है, क्योंकि हमारे पीछे एक परिवार है, हमारे माँ पिताजी देखना है। तो देखिए भाई, इस कैमरे से क्षमा प्रार्थी हैं, किसी पार्टी पॉलिटिक्स से हम कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि बच्चे बड़े खतरनाक है। कहीं हो सकता है कह दें, कोई यहाँ बैठा हो बोले देखो एक पैसा बोल रहा था मोदी के बारे में। तो चलो ठीक है, खैर अभी हम कह देंगे, वो क्रॉप कर देंगे लोग उस चीज को क्रॉप। और आपका डेफिशिएंसी ठीक है, ठीक। खैर, तो हम अभी क्या बता रहे थे आपको, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो देखो जो कहानी हम बता रहे हैं शुरू से, वही घुमा फिरा के अलग अलग कॉन्सेप्ट आएगा। तो हम लोग क्या पढ़े, एल्गोरिदम में कितने तरीके का होता है, 2 तरीके का। पहला क्या हो गया, प्रीएम्प्टिव, और दूसरा क्या हो गया, नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या हो गया कि भैया उठाया फेंका, उठाया फेंका। कितने तरीके का हो गया, 3। सर्टेन, दूसरा क्या हो गया राउंड रॉबिन, और तीसरा क्या हो गया प्रायोरिटी बेस्ड। जब उधर आए नॉन प्रीएम्प्टिव, यानी सीक्वेंस में काम हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन प्रीएम्प्टिव। वहां पे कितने तरीके का पढ़ना है, 2। पहला क्या हो गया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, और दूसरा क्या हो गया, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। क्यू वाला कॉन्सेप्ट वहां पे आ गया। अब इसको हमें लिखना है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा आप और लिखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ द डिसिप्लिन, on the basis of discipline, the algorithms are, on the basis of discipline, the algorithms are classified into 2 types. On the basis of discipline, the algorithms are classified into 2 types. पहला लिखेंगे आप preemptive algorithms, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स बोलते हैं, ठीक है, पूरा लिख लीजिए, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। लिख लिए, अरे स्पेलिंग लिखा है बोर्ड पे, PRE प्री डैश EMPTIVE। दूसरा लिखेंगे नॉन, NON, नॉन डैश प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम। दूसरा लिखेंगे नॉन डैश प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम। हाँ ठीक है, नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे आप प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम, नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। पहला पॉइंट लिखेंगे, in this the operating system, in this the operating system switches, in this the operating system switches to a new process, to a new process, to a new process without completing
without completing the current process, without completing the current process, without completing the current process. नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे द प्रीएम्प्टिव, या ऐसे लिखेंगे द प्रीएम्प्टेड, लिखिए द प्रीएम्प्टेड रिक्वेस्ट, यानी जिसको हटाया गया वो कहाँ गया, तो वही लिखना है द प्रीएम्प्टेड रिक्वेस्ट इज पुट बैक, द प्रीएम्प्टेड रिक्वेस्ट is put back into, the preempted request is put back into pending requests, into pending requests, into pending requests, and its processing, and its processing starts, and its processing starts when required in future, when required in future. कहाँ यूज करते हैं, तो हाई प्रायोरिटी टास्क को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं. तो लास्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे, इसमें कहता है इट इज यूज्ड टू, या इट इज यूज्ड इन high priority processes, it is used in high priority processes where immediate response is required, where immediate response is required, where immediate response is required, where immediate response is required. इसके नीचे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, the common preemptive algorithms are, the common preemptive algorithms are, पहला लिख लीजिए सर्टेन, SRTN, जिसका फुल फॉर्म होता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट. दूसरा लिख लेंगे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग. और तीसरा लिख लेंगे प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग, प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग, जिसको हम इवेंट बेस्ड ड्रिवन शेड्यूलिंग भी नाम से जानते हैं, इवेंट बेस्ड ड्रिवन शेड्यूलिंग के नाम से भी जानते हैं, इवेंट बेस्ड ड्रिवन शेड्यूलिंग के नाम से भी जानते हैं, या इवेंट ड्रिवन शेड्यूलिंग भी कहते हैं, या इवेंट ड्रिवन शेड्यूलिंग भी कहते हैं. तीनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है. क्लियर है? अरे यस नो तो कहिए. थक गए हैं आप लोग? इसके बाद भी तो आपकी क्लास है, तो अभी से थक जाएंगे तो फिर कब तक जगेंगे? इसके बाद आपका एक क्लास है, कब तक रहना है आप लोग को यहाँ पे? उसके बाद नहीं, ओहो, इस विषय के बाद एक और विषय है, गणित है आपका, मैथ्स. उसके बाद अच्छा 2 पीरियड आपका मैथ्स है, तो अच्छा अलग अलग टॉपिक है. अच्छा समझ, ठीक है. यहां तक लिख लिए? कोई डाउट है किसी को? यस नो बोलिए. नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स, नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स, नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स, नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स, नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स. नेक्स्ट लिखोगे आप इसमें, नेक्स्ट लिखोगे इसी में आप, इन दिस if the process
has been assigned in this, if the process has been assigned in this, if the process has been assigned to the CPU, it cannot be taken back. It cannot be taken back. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसी में, द जॉब्स आर मेड, द जॉब्स, या ऐसे लिखो ना, द स्मॉलर जॉब्स आर मेड, द स्मॉलर जॉब्स आर मेड टू वेट, द स्मॉलर जॉब्स आर मेड टू वेट फॉर लॉन्ग, the smaller jobs are made to wait for long by the longer jobs, by the longer jobs, by the longer jobs, by the longer jobs, as each job is given proper time, as each job is given proper time. आप उसके जगह पे फेयर टाइम भी लिख सकते थे. नेक्स्ट लिखेंगे एग्जाम्पल्स में, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट. दो एग्जाम्पल्स हैं इसके, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट. First, shortest job first, for shortest job first. लिख लिए? अरे यस नो बताइए. कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, तो जो बताया वो लिखवा दिया. अब यहाँ से आगे चलते हैं. अब आपके मन में ये होगा कि सर ये जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होता है ये इम्प्लीमेंट कौन करता है? तो आपको पहले बता दिए, इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. अच्छा, एक बात बताइए, क्या घर में आपके ऐसा हो सकता है कि आपके पिताजी बिना आपकी माताजी के सलाह के कोई काम कर दें? कौन कहा यस सर? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता. अगर हो गया, मान लीजिए हो गया ऐसा, तो वो पहला और आखिरी काम होगा घर का. फिर उसके बाद या तो कोई काम होगा ही नहीं, या तो पूरा का पूरा जिम्मेदारी जो होगी माताजी ले लेगी. और हम लड़कों से भी कहेंगे ये बात कि आप भी जिम्मेदारी लेना सीखिए, तब ना जिम्मेदारी बांटेंगे. अब बीच में ही वॉशरूम के लिए चले जा रहे हैं, आ ही नहीं रहे हैं, तो फिर जिम्मेदारी आएगी कहां से? उठाएंगे कहां? तो इस चीज का ध्यान रखना है. खैर, आराम से चलना है हम लोग. इतनी तेज नहीं चलना है कि बिल्डिंग गिर जाए. नीचे रेस्टोरेंट भी है, बेचारा इतना अच्छा वो बना रहा है बिरयानी की, यहाँ तक महक रहा है. खैर, चलेंगे हम लोग, नीचे भी चलेंगे. अब यहाँ पे समझिएगा, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए, जैसे आपके यहाँ आपके पिताजी अकेले कोई डिसीजन नहीं ले सकते. डिसीजन लेने की जिम्मेदारी होती है माताजी पिताजी प्लस डिसीजन, ऐसा कुछ होता है, इज इक्वल टू आउटपुट. अब ठीक उसी तरीके से ओएस का काम है, वो क्या लगा देगा? शेड्यूलिंग एल्गोरिदम. वो क्या लगा देगा? शेड्यूलिंग एल्गोरिदम. लेकिन कई बार क्या होता है, और कई बार नहीं, हम एक फैक्ट पहले बता दे, फिर कई बार वाली बात करेंगे. सबसे कॉमन सा फैक्ट है कि इंप्लीमेंट करना किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का. लेकिन बेटा ये इंप्लीमेंट तभी करता है जब एप्लीकेशन इसके लिए परमिशन देता है. एप्लीकेशन समझ रहे हैं? यानी ऐप, जिस ऐप में आप काम कर रहे हैं, अगर वो परमिशन देगा
तभी आपका कोई शेड्यूलिंग एल्गोरिदम लगेगा या बदलेगा। बिना एक ऐप के परमिशन के ना शेड्यूलिंग एल्गोरिदम लगता है और ना बदलता है। नहीं समझ रहे मेरी बात आप लोग? जैसे समझिए, ये हमारा कंप्यूटर है, कर्नेल वाली कॉन्सेप्ट बताए थे आपको, याद है? तो 2 मिनट रिकॉल करिए उसी डायग्राम को। मान लेते हैं ये हमारा कंप्यूटर है, और बेटा कर्नेल क्या होता है? बेसिक्स। उसी बेसिक्स पे हमारा क्या टिका है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम किसको कंट्रोल करने में मदद करता है? एप्लीकेशंस को। यही है ना? तो कर्नेल है, कर्नेल कंट्रोल करता है ओएस को, ओएस कंट्रोल करता है किसको? एप्लीकेशंस। अब इस ओएस का एक पार्ट है, इस ओएस का एक पार्ट है, वो क्या है? शेड्यूलिंग एल्गोज, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। तो ये शेड्यूलिंग एल्गोरिदम लगाने से पहले, यूज करने से पहले कंसर्न लेना पड़ता है। किससे? एप्लीकेशन से, कि ठीक है भैया, या एक बार में 10 काम कर पाओगे, यस या नो बता दो। जैसे कि एग्जाम्पल बता दें आपको, छोटा सा एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ। अब मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप टाइप कर रहे हैं, हेलो माय डियर फ्रेंड, हाउ आर यू, आई एम कमिंग टू इंडिया टू मीट यू। एक चिट्ठी लिख रहे हैं आप, और इसी दौरान यहां पे लिखना था आपको वार्म रिगार्ड्स। तब तक आपके पिताजी आ गए, कहे कि देखो बेटा ऐसा है, जल्दी से मेरा वाला फाइल प्रिंट कर दो। तो आप यहां पे कहां गए? ओपन पे क्लिक किए, उनका फाइल दिखा, प्रिंट आउट दे दिए। यही ना दिए? और तो प्रिंट आउट दे दिए, तो ये प्रिंटर था, यहां घस 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 आवाज करने लगा, निकल रहा है प्रिंट आउट, और आप यहां पे वापस क्या करने लगे? टाइप करने लगे। तो इस केस में क्या हुआ? वर्ड एक एप्लीकेशन था, सबसे पहले ये क्या करके दे रहा है? प्रिंट आउट, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गो लग गया। यस और नो? उसके बाद आप वापस कहां पे आ गए? टाइपिंग पे आ गए। तो आप टाइप करने लगे। नहीं समझ में आया? आया? नहीं समझ में आया आपको? आ गया। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे इनका यूज कर सकते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कैन ओएस इंडिपेंडेंटली डिसाइड टू यूज एन एल्गोरिदम, तो आपका आंसर होगा नो, इट हैज टू टेक कंसर्न ऑफ द ऐप या एप्लीकेशंस। समझ रहे हैं मेरी बात सब लोग? तो वही आपको वहां कोने में लिख लेना है। लिखिएगा, द टाइप ऑफ एप्लीकेशन डिसाइड्स, या ऐसे लिखोगे, द टाइप ऑफ एप्लीकेशन विथ ऑपरेटिंग सिस्टम, द टाइप ऑफ एप्लीकेशन with operating system decides, the type of application with operating system decides to implement preemptive or non-preemptive, decides to implement preemptive or non-preemptive scheduling algorithms, decides to use या implement preemptive या non-preemptive algorithms, scheduling algorithms, जो भी लिख लीजिएगा। क्लियर है? अब इसमें हमें क्या करना है कि उन 5 एल्गोरिदम्स के बारे में पढ़ना है। तो पहला हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग एक एग्जाम्पल से समझे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कैसे काम करता है। ठीक है? तो 2-3 चीजों को अगर हम वहां से कहें, तो पहला चीज ये समझिएगा कि सबसे सिंपलेस्ट एल्गो कौन है? तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, इससे सिंपल कुछ नहीं। दूसरा, आपको स्टार्टिंग में बताएं कि ये क्या है? नॉन प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या हो गया? नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या हो गया? पहले
जो काम है वो करेगा, उसके बाद क्या करेगा, दूसरा काम करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि भैया ये क्यू कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, क्यू कॉन्सेप्ट। अच्छा एक बात बताइए, जो क्यू होता है, जो क्यू होता है वो कहां जाता है, या एक ऐसे पूछे कि क्यू जो होता है वो सीपीयू बाउंड होता है या इनपुट आउटपुट बाउंड होता है? सीपीयू बाउंड होता है या इनपुट आउटपुट बाउंड होता है? सीपीयू बाउंड होता है। इनपुट आउटपुट बाउंड का मतलब क्या हो गया, डिस्प्ले कराना, दिखाना। और ये कहां पे ले जा रहा है, प्रोसेसिंग कराने। तो प्रोसेसिंग कराने ले जाएगा तो सीपीयू में ले जाएगा कि इनपुट आउटपुट में ले जाएगा, सीपीयू में। तो आप यहां से कह सकते हैं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है ये सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस को लेता है या सीपीयू बाउंड प्रोसेस को एंटरटेन करता है। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है सबको समझ में? तो यहां से ये 4 पॉइंट निकला, ठीक है। अब कोई भी एक एमसीक्यू में हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर करेक्ट अबाउट एफसीएफएस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो आप कह सकते हैं कि हाँ भैया सिंपलेस्ट है, नॉन प्रीएम्प्टिव है। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या हो गया कि भैया सारा काम क्या करता है, सीक्वेंस में, सीक्वेंस में करता है। तो वहीं से कॉन्सेप्ट आता है किसका, क्यू का। और जब क्यू आता है तो समझ में आता है कि पहला जाएगा सीपीयू में तो कौन आएगा, दूसरा आएगा। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, सीपीयू बाउंड प्रोसेस। क्लियर है? अब इसमें आपको कैलकुलेशन करना होगा। कैलकुलेशन कैसे हो सकता है, तो समय तो आज कम है तो अगली क्लास में बताएंगे। तो इसका थ्योरी लिख लीजिए, फिर मैथ्स अगली क्लास में पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स। लिखिए जरा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। पहला लिखेंगे, इट इज द सिंपलेस्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। इट इज द सिंपलेस्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। इट इज द सिंपलेस्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। It is the simplest scheduling algorithm. Next लिखेंगे, jobs are scheduled in the order. Jobs are scheduled in the order. Jobs are scheduled in the order they are received. Jobs are scheduled in the order they are received. नेक्स्ट लिखेंगे, इट इज नॉन प्रीएम्प्टिव। इट इज नॉन प्रीएम्प्टिव। इट इज नॉन प्रीएम्प्टिव। नेक्स्ट लिखेंगे, द इम्प्लीमेंटेशन इज डन implementation is done in queue of the process. Implementation is done in the queue of the process. और लास्ट पॉइंट लिखेंगे, follows CPU bound process. CPU bound process लिख लिए? अरे यस नो बताइए, कोई डाउट है यहां तक? नहीं। अब देखिए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बाद, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व किसमें था, क्यू में था। तो मान लीजिए ये क्यू में था, फिर पूल आ गया। पूल का मतलब क्या हो गया, बहुत सारा डेटा है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि बैच में है। अरे यस और नो, सेम है। तो देखिए, जब बैच में आएगा तो यहां क्या होगा, सारा डेटा इकट्ठे आ जाएगा। हाँ, सारा डेटा इकट्ठे आ जाएगा नहीं। तो उसमें क्या देखा जाएगा कि कौन सा टास्क हाई प्रायोरिटी का है। पहला, या तो देखेगा कि क्या करेगा, कौन से टास्क का प्रायोरिटी क्या है, ज्यादा है। हाँ अभी आएंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है कि वो देखेगा कि किसका प्रोसेसिंग टाइम कम है या किसका सीपीयू प्रोसेसिंग टाइम कम है। ठीक है, तो अब प्रायोरिटी कैसे डिसाइड होता है, तो ये वाली कहानी हम लोग बाद में देखेंगे क्योंकि समय का थोड़ा सा मेरे पास कमी है। तो ये वाला हमारा एक नेक्स्ट एल्गो बनेगा। अभी जो हम एल्गो बता रहे हैं
उसमें ये डिसाइड वो कर रहा है कि सीपीयू का प्रोसेसिंग टाइम किसमें कम है। इसी वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। यानी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में क्या हो गया, बहुत सारा सामान एक जगह रखा है, प्रोसेसिंग क्या करना है, सबका करना है, जो जल्दी प्रोसेसिंग हो जाएगा उसको क्या करेंगे, पहले लगा देंगे। वो क्या कहलाएगा, सीपीयू प्रोसेसिंग टाइम लेस होगा तो वो सबसे पहले प्रोसेस्ड हो जाएगा। जिसका सीपीयू प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा होगा वो सबसे लास्ट में आएगा। क्लियर है? अब एक मैडम का डाउट रह गया प्रायोरिटी वाला, तो अगले एल्गोरिदम्स को पढ़ाएंगे तो वहां पे वो भी क्लियर हो जाएगा आपका। तो थोड़ा सा हम लोग अगली क्लास के लिए उसको रखेंगे। अब यहां पर एक क्वेश्चन बन सकता था कि सर हो सकता है कि दो टास्क है, ये T1 और T2, दोनों को सॉल्व करने में सेम टाइम लग रहा है, तो ये दोनों क्या हो गया, टाई हो गया। अरे यस और नो तो बोलिए। तो अगर टाई हो गया तो टाई ब्रेकर में क्या होता है, तो फिर टाई ब्रेकर के तौर पे इस एल्गोरिदम को ड्रॉप कर देते हैं और यहां पे लगाते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। नहीं समझ में आया? आ गया? तो आपसे पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम्स आर टाई ब्रेकर एल्गोरिदम्स, तो आप क्या बोलेंगे, FCS, फर्स्ट कम फर्स्ट। अब मान लीजिए आपको कॉम्प्लिकेट करने के लिए हम पूछते हैं कि इफ अ प्रोसेस इज अंडरगोइंग शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट and a tie occurs, which algorithm would you prefer? तो ध्यान रखिएगा भैया, कहीं भी टाई वाला क्वेश्चन आ जाए, किसी भी एल्गोरिदम के अंदर आ जाए, तो उसके अंदर हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब बेटा इन दोनों में देखेंगे टाइम दोनों का क्या लग रहा है, बराबर। पहले कौन आया, तो पहले जो आया होगा उसको आगे बढ़ा देंगे, जो बाद में आया होगा उसको रोक देंगे। क्लियर है? तो FCS या माफी चाहते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को हम लोग टाई ब्रेकर एल्गो के नाम से भी जानते हैं। कोई डाउट है? समझ में आ रहा है सबको? तो लास्ट टॉपिक का हेडिंग डालिए, खत्म करिए, अगली क्लास में मिलेंगे तो और पढ़ेंगे। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, it is assigned to a task, it is assigned to a task that has smallest next processing time, that has smallest next CPU processing time. It is assigned to a task that has smallest next CPU processing time. लिख लिए? समझ में आया सबको ये कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, if there is a tie, if there is a tie, FCFS is used. If there is a tie, FCFS is used, first come first serve is used. और लास्ट पॉइंट लिख सकते हैं, it is implemented in batch processing environment. It is implemented in batch processing environment. It is implemented in batch processing environment. बैच का मतलब क्या हो गया, बहुत सारा होगा, गुच्छा होगा, उसमें से कोई एक होगा। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहे हैं? तो थोड़ा सा रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ बैठ के तो रिवाइज नहीं कर सकते, तो आप लोग रिवीजन करते रहेंगे और डाउट हो तो पूछ सकते हैं। क्लियर है सबका? कोई डाउट? अब आपको समझ में आ रहा है? अब तो नए हैं ना, फिर भी जो टॉपिक छूट गया होगा हम लोग मिलेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन अब कोशिश करिएगा जो नए हैं तो जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसको पकड़ेंगे। नहीं समझ में आएगा तो कहेंगे हमसे। एक बार जानना चाहेंगे 25 वाले कितने बच्चे हैं, तो 25 में एग्जाम दे रहे हैं, इसमें 26 वाले कितने हैं, 26 वाले। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू।